गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नवांकुर डिजिलेशंस क्लास में आप सभी का वेलकम है। मैं हूँ सीमा साद और आज आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान विषय में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 जिसका नाम है उत्तर भारत के राज्य 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक। इस पाठ में आज हम पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति, गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश, पाल वंश, चालुक्य वंश आदि। तो हम शुरुआत करते हैं। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उनका साम्राज्य टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गया, मीन्स बट गया, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन उत्तर भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे या राजा थे। उनका इतिहास में अपना एक अलग स्थान है। उनकी मृत्यु के बाद उनका जो इतना बड़ा साम्राज्य था उसे संभालने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था, या ये कहें कि उनका कोई वारिस नहीं था। ऐसी स्थिति में उनका इतना बड़ा साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और ऐसी स्थिति में उनके राज्यों से कई नए नए क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ और इन राज्यों में शासन करने वाले जो राजवंश हुए वह थे राजपूत राजवंश। वह राजपूत राजवंश के नाम से जाने गए, यानी इनके राज्यों पर शासन करने वाले राजवंश राजपूत राजवंश के नाम से जाने गए। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो इनके मतलब कि राज्य को बिखरने से नए छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था, उन राज्यों पर जिन्होंने शासन किया वह जाने गए और उनके जो राज्य थे वो इस प्रकार हैं, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल, कलचुरी, परमार, चौहान और चालुक्य इत्यादि। राजपूत अपनी वीरता, शौर्यता, साहस तथा मातृभूमि के प्रति अपना सर्वस्व यानी सब कुछ निछावर करने वाले लोगों वाले राजाओं में से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर एक और बात जो नोट करने वाली वो है कि हर्षवर्धन राजा का जो साम्राज्य था उन पर गुर्जर प्रतिहार, पाल, कलचुरी, परमार, चौहान, चालुक्य आदि राजवंशों ने शासन किया और यह सभी लोग राजपूत थे। यानी इन्हें जो हमने अलग अलग नामों से यहाँ पर बताया है यह सब राजपूत वंश के शासक थे। और राजपूत जो होते हैं, राजपूत राजा अपनी वीरता साहस के लिए जाने जाते हैं, मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले, निछावर करने वाले यह राजा रहे हैं इतिहास में। जैसा कि आपने महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान ये जो हमारे राजा हुए इनके बारे में भी, इनकी वीरता के बारे में भी आपने सुना होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। चूँकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजपूतों की। राजपूत एक जाति होती है, सामान्य जाति, आप लोगों ने सुना होगा, सभी जानते होंगे। तो वो जो राजपूत जाति है जिन्हें हम राजपूत ठाकुर के नाम से जानते हैं, उनकी उत्पत्ति या उनका उदय किस प्रकार हुआ यह हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में विभिन्न मत हैं। अधिकांश भारतीय इन्हें वैदिक कालीन क्षत्रियों से उत्पन्न मानते हैं, यानी कि जो राजपूत समाज है उसकी उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, यानी कि राय हैं, कोई एक राय नहीं है इनकी उत्पत्ति के बारे में। इतिहासकार इन्हें वैदिक काल में क्षेत्रीय या क्षत्रियों से उत्पन्न मानते हैं कि वैदिक काल में क्षत्रियों से जो समाज उत्पन्न हुई उसे राजपूत कहा गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहला है गुर्जर प्रतिहार वंश। भारत में प्रतिहारों की 3 शाखाओं ने शासन किया, यानी हमारे देश भारत में गुर्जर प्रतिहार जो वंश था उनकी 3 शाखाओं ने शासन किया था। इनमें प्रमुख थे उज्जैनी के प्रतिहार। कहाँ के? उज्जैनी, जो कि मध्य प्रदेश का ही एक शहर है उज्जैन, उसका पुराना नाम उसे उज्जैनी है और उसी का एक और नाम अवंतिका भी है। तो उज्जैनी के प्रतिहार वंश थे। इस वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, यानी किस वंश का? गुर्जर प्रतिहार जो वंश था जिन्हें हम
उज्जैनी के प्रतिहार वंश के नाम से भी जानते हैं। इस वंश का जो संस्थापक था यानी गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव रखी थी वह राजा थे नागभट्ट प्रथम। इस वंश के राजाओं ने मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों पर लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से शासन किया है। और इनके अलावा इस ही वंश के कुछ और शासक हुए जिनके नाम हैं नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज तथा महेंद्रपाल प्रथम इस वंश के प्रमुख शासक थे। मीन्स गुर्जर प्रतिहार वंश का जिस राजा ने शुरुआत की थी वह नागभट्ट प्रथम थे और इनके अलावा और भी जो राजा थे उनके नाम मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रतिहारों, पालों तथा दक्षिण के राष्ट्रकूटों के मध्य कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लंबे समय तक युद्ध हुए। यानी जो गुर्जर प्रतिहार वंश थे उन्होंने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पालों तथा दक्षिण के राष्ट्रकूटों से लगातार संघर्ष किए और इन संघर्ष को त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिहार शासक मिहिर भोज इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। यानी गुर्जर प्रतिहार जो वंश था इस वंश का जो सबसे ज़्यादा नामी या प्रसिद्ध राजा हुए वह थे राजा मिहिर भोज। उनका काफ़ी नाम है। प्रतिहार शासकों ने उत्तरी भारत में कुछ समय के लिए राजनीतिक एकता भी स्थापित की। मतलब राजनीति में काफ़ी एकता इन्होंने कायम की थी। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसमें नोट करने वाली या महत्वपूर्ण बात कौन सी है। 647 ईस्वी में सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद यानी जो सम्राट थे, जो राजा थे उत्तर भारत के हर्षवर्धन, और जिनकी मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में, उनकी मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहाँ 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक राष्ट्रकूट, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार एवं अन्य राजपूत वंशों में निरंतर संघर्ष होते रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो कन्नौज शहर है उत्तर प्रदेश का, उस पर शासन करने के लिए 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक यानी लगभग 400 साल तक लगातार उस एक शहर पर शासन करने के लिए राजाओं के बीच में आपस में लगातार संघर्ष चलते रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाल वंश। इस वंश का मूल स्थान बंगाल था। यानी जो पाल वंश था, पाल वंश कहाँ का था? बेसिकली बंगाल का। 8वीं शताब्दी के मध्य में उत्तर भारत में एक बड़ा साम्राज्य बंगाल के पाल शासकों ने स्थापित किया था। यानी जो पाल वंश थे उन्होंने उत्तर भारत में 8वीं शताब्दी में एक बड़ा साम्राज्य बनाया था और कन्नौज को प्राप्त करने के लिए पाल शासकों ने प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों से सतत संघर्ष किया। गोपाल, पाल, धर्मपाल, देवपाल आदि इस वंश के पराक्रमी राजा थे। यानी पाल वंशों ने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए प्रतिहारों से और दक्षिण के राष्ट्रकूटों से तो कंटिन्यू संघर्ष किया ही। इनके अलावा इस वंश के जो और शासक थे उनके नाम धर्मपाल, देवपाल आदि थे। तो पाल वंश के जो शासक थे वह शिक्षा, धर्म के संरक्षक थे। धर्मपाल ने विक्रमशिला के बौद्ध मठ की स्थापना की थी। यानी पाल वंश के जो राजा थे एक धर्मपाल, उन्होंने विक्रमशिला में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था और विक्रमशिला कालांतर में एक महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चालुक्य वंश। चालुक्य वंश गुजरात के सोलंकी, कहाँ के? गुजरात के, जो कि हमारे देश का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात और हमारे मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य भी है। गुजरात के सोलंकी चालुक्य वंश का संस्थापक मूल राज था। यानी चालुक्य वंश की जो नींव रखी थी वह किसने रखी थी? मूल राज ने रखी थी। इस वंश के राजा भीम प्रथम के समय महमूद गजनवी का आक्रमण गुजरात की ओर से हुआ था। महमूद गजनवी जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, उसे या उस घटना को इतिहास में कौन नहीं जानता। तो जब महमूद गजनवी ने भारत के गुजरात राज्य के सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था, उस समय वहाँ के राजा
भीम प्रथम ही थे और जिसमें काफ़ी संघर्ष हुआ था, जिसमें हिंदू वीरता से लड़े थे। यानी जब महमूद गजनबी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उस समय उनसे हिंदू राजा बड़ी ही वीरता के साथ लड़े थे, किंतु उनकी पराजय हुई थी, यानी उनको हार का सामना करना पड़ा था। महमूद गजनबी ने गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था वहाँ की मूर्ति को तोड़ा और बहुत सारी धनराशि लूटकर ले गया। महमूद गजनबी ने गुजरात का जो मंदिर है उस पर सन 1025 में आक्रमण किया था। इसके बारे में हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं परमार वंश। परमार वंश के प्रमुख शासक श्रीहर्ष, मुंज, सिंधुराज, भोजदेव, जयसिंह और उदयादित्य थे। उदयादित्य का नाम आप सबने सुना होगा। हम जिस जिले में रहते हैं, विदिशा जिले में, विदिशा जिले की बासुदा तहसील का ये एक गांव है उदयपुर, जहां का नीलकंठेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। ये जो राजा हैं उन्हीं के नाम पर उदयपुर का नाम रखा गया है, उदयजीत के नाम पर। तो चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं परमार वंश की, तो परमार वंश के प्रमुख शासक उदयजीत के अलावा श्रीहर्ष, मुंज, सिंधुराज, भोजदेव और जयसिंह थे। और श्रीहर्ष ने राष्ट्रकूटों को हराकर मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। यानी जो परमार वंश का शासक था श्रीहर्ष, उसने मालवा राष्ट्रकूट जो कि दक्षिण भारत के राजा थे, उन्हें हराकर मालवा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। मालवा यहाँ पर नाम आया है, मालवा इंदौर, उज्जैन और धार का एरिया जो है हमारे मध्य प्रदेश का, उसे हम मालवा के नाम से जानते हैं। और इंदौर के निकट धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। धारा नगरी इंदौर से 2 घंटे का रास्ता है। धार शहर को उसने अपनी राजधानी बनाया था। इनके अलावा परमार वंश में और प्रमुख शासक भोजदेव थे, जिनका इतिहास में अपना ही एक अलग स्थान है और हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर राजा भोज की। राजा भोज एक महान विजेता थे, उच्च कोटि के लेखक थे। और हम यहाँ पर किस राजा भोज की बात कर रहे हैं परमार वंश के? हम यहाँ पर जिसने भोपाल शहर को बसाया, भोजपुर को बसाया, उन्हीं राजा भोज की हम इस पैराग्राफ में बात कर रहे हैं। राजा भोज जो कि परमार वंश के राजा थे, वह स्वयं एक अच्छे लेखक थे, कवि थे और उच्च कोटि के विजेता भी थे, विद्वान थे। उनकी राज्यसभा में अनेक कवि रहते थे। स्वयं राजा भोज ने भी कई ग्रंथ लिखे हैं और उनके ग्रंथ लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने शासनकाल में कई मंदिरों का निर्माण करवाया है, तालाबों का निर्माण करवाया है और उन्होंने भोपाल, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, आप सब जानते होंगे स्टूडेंट्स, हमारे मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है और भोपाल शहर को राजा भोज ने ही बसाया और उन्हीं के नाम पर भोपाल का नाम पड़ा है। भोपाल का पुराना नाम भोजपाल है, जो कि राजा भोज के नाम था और उन्हीं के नाम पर उनका नाम भोजपाल था और भोजपाल से कालांतर में उसे बदलकर भोपाल कर दिया। तो भोपाल से 35 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में भोजपुर बसाया, जहाँ का शिव मंदिर प्रसिद्ध है। यानी जो राजा भोज हैं परमार वंश के, उन्होंने भोपाल भी बसाया है और भोपाल से 35 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में भोजपुर बसाया। भोजपुर में भगवान शिव का मंदिर बनवाया है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और वहाँ की भगवान शिव की जो मूर्ति है बहुत ही बड़ी है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी का प्राचीन नाम, पुराना नाम भोजपाल था और इसी को ही हम वर्तमान में भोपाल के नाम से जानते हैं। यह बात आप सभी के लिए नोट करने वाली है या ध्यान रखने वाली है कि जो हमारे राज्य की राजधानी भोपाल है, उसका पुराना नाम भोजपाल था। अब हम आगे बढ़ेंगे और चौहान वंश को समझने की कोशिश करेंगे। चौहान वंश राजपूताने के मध्य भाग में चौहानों का राज्य था। यानी चौहान वंश राजपूत
यह भी राजपूत ही होती है। चौहान, चूँकि हम चौहान वंश की बात कर रहे हैं, तो जो राजपूत जाति होती है या राजपूत समाज होती है, उसी में तोमर, चौहान ये सब आते हैं। तो हम यहाँ पर चौहान वंश की बात कर रहे हैं। राजपूताने के मध्य भाग में यानी बीच के भाग में चौहानों का राज्य था। राजपूतों की शाखाओं में बीच का जो समय रहा, उसमें चौहानों का राज्य था उत्तर भारत में। और भारत में ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, यानी कि प्रारंभ के समय में, स्टार्टिंग के समय में ये जो चौहान वंश के शासक थे वह गुर्जर प्रतिहार वंशों के सामंत थे। किंतु विग्रहराज ने तोमरों को हराकर चौहान वंश के स्वतंत्र राज्य की नींव डाली थी। यानी पहले चौहान वंश गुर्जर प्रतिहार वंशों के सामंत थे, लेकिन इनके राजा विग्रहराज ने तोमरों को युद्ध में हराकर स्वतंत्र चौहान वंश की नींव रखी। और 12वीं सदी के आरंभ में अजयराज चौहान ने अजयमेरू नगर की नींव डाली। अजयराज चौहान वंश के शासक थे। उन्होंने अजयमेरू नगर, जिसे वर्तमान में हम अजमेर नगर के नाम से जानते हैं, जो कि राजस्थान में है, जहाँ की मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह काफ़ी फेमस है, तो उस नगर को चौहान वंश के जो राजा थे अजयराज चौहान, उन्होंने बसाया था। और वहाँ पर कई महलों मंदिरों का निर्माण करवाया। इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध या फेमस राजा थे वह थे पृथ्वीराज चौहान। यानी चौहान वंश में सबसे प्रसिद्ध या फेमस राजा जिनका काफ़ी नाम हुआ ये इतिहास में, जो अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, वह हैं पृथ्वीराज चौहान, जिनका नाम आपने सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान, जिनकी वीरता का वर्णन कवि चंद्रवरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में किया है। पृथ्वीराज ने गुजरात के सोलंकी, बुंदेलखंड के चंदेल तथा कन्नौज के राजा जयचंद से युद्ध किए थे। भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का सम्मानीय स्थान है। यानी जो पृथ्वीराज चौहान हैं वह इतिहास में अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, और उनके युद्ध चंदेल शासकों से, कन्नौज के राजा जो थे जयचंद, उनसे युद्ध हुआ, और काफ़ी सम्मानीय स्थान है उनका इतिहास में। तो 736 ईस्वी में तोमर वंश के अनंगपाल ने दिल्ली का, यानी कि दिल्ली नगर को बसाया था। वर्तमान में जो हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, जिसे हम नई दिल्ली कहते हैं, इस नगर को बसाया था तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने, जिसका पुराना नाम दिल्ली का था। और कब बसाया था? 736 ईस्वी में बसाया था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने चौहान वंश को समझने की कोशिश की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।